नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग करेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। जो घटनासार कंप्लीट होने वाली है, तो उसका अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आज चलेगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। और जो ये हाइलाइटेड पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे रखी है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अभी हाल ही में एक घटना हुई है कि नेपाल में अभी हाल ही में आप लोगों ने भी सुना होगा, तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट के बाद किसकी गवर्नमेंट बन गई है नेपाल में? तो वो बन गई है यहाँ पर सुशीला कार्की की। ठीक, अब कौन बनेंगे यहाँ पे? सुशीला कार्की यहाँ की जो है राष्ट्रपति बनेंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके बारे में। तो सुशीला कार्की इससे पहले क्या थी? तो वो 2016 से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो कि महिला थी। ठीक है, तो उन्हीं को अब बना दिया गया है राष्ट्रपति। ठीक, यही करना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सरकार कैसे गिरी। तो 1957 से 2012 के बीच जो जैन जी कह सकते हैं, एक तरीके से बच्चे हैं ना, जैन जी बोलते हैं उनको। तो जैन जी ज्यादा रोष में आ गया और उन्होंने जो दंगे वंगे फसाद फसाद कर दिए, आगजनी वगैरह की है। गवर्नमेंट को काफी हानि हुई है, इसलिए सरकार को गिराना पड़ा। ठीक, तो ये जैन जी के माध्यम से हुआ है। अभी तोड़फोड़ ज्यादा हुई थी, इसलिए फिर सुशीला कार्की को बनाया गया वहां पर। और ये सुशीला कार्की का भारत से क्या रिलेशन है? तो भारत से वैसे कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बीएचयू से, हमारा जो बीएचयू है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां से स्नाकोत्तर की उपाधि ली है। ठीक है, तो आप लोगों को मेन क्या करना है कि याद रख लेना है, सुशीला कार्की नाम है राष्ट्रपति का। और ये भी याद रख लेना है कि वो पहले क्या थी? तो पहली वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, ये घटना हो गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही है अभी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, तो जो भी प्रधानमंत्री हमारे भारत में आएगा, तो हमें क्या करना है? उनका नाम जरूर याद रख लेना है। ठीक, तो देखिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हैं अभी, लॉरेस बोंग। ठीक, तो लॉरेस बोंग आप लोगों को नाम याद रख लेना है। फिर इनके साथ कुछ खास वार्ताएं हुई हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे दोनों देशों के बीच क्या हुआ है, चेन्नई में एक राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके अलावा यूपीआई और पे नाउ कनेक्टिविटी का दायरा भी बढ़ेगा। यूपीआई हमारे भारत का है और पे नाउ कहाँ का है? तो वो है सिंगापुर का। ठीक, तो इन दोनों का दायरा बढ़ेगा। और अब इसमें 13 भारतीय बैंक जुड़ गए हैं। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि सबसे पहले तो पूछ लिया जाएगा आपका कि मान लीजिए कि ऐसे ही पूछ ले कि किस देश के साथ भारत चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोलेगा, तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है सिंगापुर के साथ चेन्नई में। ठीक है, मोदी ने बोंग के साथ जेएन पोर्ट पीएसएन टर्मिनल दूसरे चरण में ऑनलाइन उद्घाटन किया। बाकी ये चीजें छोड़ते चलिएगा जो फालतू की चीजें हैं। दोनों देशों ने हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जीडीएससी समझौता भी किया है। ठीक, तो ये भी याद रख लेना है। नागरिक उड्डयन के प्रशिक्षण पर भी समझौता हुआ है। और मलक्का जल डमरूमत जो है, उसकी गश्त करने की योजना का समर्थन भी किया है। किसने? सिंगापुर ने भारत का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रख देना है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। जैसे सिंगापुर के साथ सबसे पहले हम लोगों ने देखा है प्रधानमंत्री कौन है, लॉरेंस बोंग। और चेन्नई में क्या खुला है? राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। जीएनए पोर्ट पीएस टर्मिनल को वहां पर उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ठीक, और हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर समझौता हुआ है। और यहाँ पर नागरिक उड्डयन में प्रशिक्षण में दोनों देश भाग लेंगे। और मलक्का जल डमरूमत की जो है गश्त करने की योजना का समर्थन किया है। किसने? सिंगापुर ने भारत का। ठीक, ये हो गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा। अब गए मोदी जी जापान। ठीक, तो जापान में क्या हुआ है? वहां के प्रधानमंत्री हैं इशिबा शिगेरू। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, उनका नाम काफी फेमस है, इशिबा शिगेरू। ठीक, इनके निमंत्रण पर मोदी जी वहां पर गए थे, वैसे घूमने के माध्यम से नहीं गए थे। नहीं तो आप लोग सोच लेते हैं और फालतू को फैलाते रहते हैं कि मोदी जी तो घूमते रहते हैं, है ना? तो वो नहीं हुआ था। वो भाई निमंत्रण पे गए थे और 29 से 30 अगस्त के बीच में वो वहां पर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ वार्तालाप भी हुई है, कुछ कह सकते हैं समझौते भी हुए हैं। तो 10 साल में भारत में 10 अरब येन मतलब 5.99 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और महत्वपूर्ण समझौते में देखें तो डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 रखी गई है। उसमें क्या रखा जाएगा? रक्षा सुरक्षा सहयोग, एआई आईटी और सेमीकंडक्टर के लिए जो चीजें सेमीकंडक्टर 2.0 शामिल होंगे, वो डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 में रखे गए हैं। फिर वहीं पर भारत जापान ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी साझेदारी पर भी सहमति जताई है। ठीक है, इसरो अपनी भारत की कंपनी है इसरो, और वहां की अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की जाक्सा। इन दोनों के बीच चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो चंद्रयान 5 आएगा, उसके लिए समझौता हुआ है।
ठीक है, जाक्सा अपने H324L प्रक्षेपण यान से इस मिशन को लॉन्च करेगा। इसमें इसरो का मून चंद्र लैंडर होगा जो जापान निर्मित रोवर को ले जाएगा। ठीक है ना, जो इसरो का मून चंद्र लैंडर रहेगा और जो रोवर रहेगा वो जापान निर्मित होगा। ठीक है, ये समझौते इनके बीच हुए हैं, बाकी इसमें से कुछ खास नहीं है। अब देख लेते हैं, चीन के तियानजिन में 25वां SCO शिखर सम्मेलन हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो इस बार का हुआ है चीन के तियानजिन में। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। फिर चीन के राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की है, शी जिनपिंग ने। ठीक, और इसमें आयोजन में देखा जाए तो कितने देशों ने भाग लिया है, 10 देशों ने भाग लिया है। और सही इसकी अगर थीम देखी जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस बार की SCO की थीम क्या है, तो थीम है प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट SCO इन एक्शन। तो प्रमोटिंग कर रहे हैं, मतलब देखा जाए तो संघाई सहयोग संगठन का जो है ना, इस बार प्रमोट किया है किसने, शी जिनपिंग साहब ने। तो उसी प्रमोटिंग से याद रख लीजिएगा, प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट SCO इन एक्शन। ठीक है, SCO में 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, बस चाइना में तो है ही, रूस, भारत, ये तीनों हो गए। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर यहाँ पर देख लीजिए बेलारूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, ये SCO के 10 सदस्य देश हैं। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, 10 सदस्य देश हैं और 17 इसके सहयोगी साझेदार देश भी हैं। जो अभी 25वां शिखर सम्मेलन है, इस बार लाओस इसका साझेदार देश बना है। तो ये ध्यान रख लेना है आपको, जो अभी हाल ही में 25वां सहयोग SCO संगठन हुआ है, जो शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें लाओस बना है इस बार का साझेदार देश। तो आप लोगों को ध्यान रखना, अगर कहीं बाई चांस पूछ ले तो लाओस को लगा देना। ठीक है, फिर वहीं पर मोदी जी के क्षेत्रीय संपर्क को विश्वास निर्माण का साधन मानते हुए चाबहार पोर्ट अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और डिजिटल भौतिक कनेक्टिविटी को साझा विकास का आधार बताया है। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, तियानजिन घोषणा पत्र जो है ना, इसमें जो अभी हमारे देश पर पहलगाम हमला हुआ था, उसकी भी कड़ी निंदा की गई है इसमें। ठीक है, फिर इस सम्मेलन में चोलपून अता मतलब किर्गिज गणराज्य को SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2025-26 के रूप में नामित किया गया। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो किर्गिज गणराज्य की है चोलपून अता। चोलपून अता। ठीक है, SCO विकास बैंक की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। चलिए मैं ही लगा देता हूँ, इस पर स्टार लगा के रख लीजिए। क्यों रख लीजिए, क्योंकि देखिए 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में 2026 में होगा। अभी 25वां कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है हमारा तियान, क्या है ये, इसका नाम क्या है, आ, ये है ना इसका नाम तियानजिन। तो ये 25वां है। अब 26वां कहाँ होगा ये हमसे पूछ सकता है वो, तो 26वां होगा हमारा किर्गिस्तान में, इतना याद रख लेना है। बिश्केक में होने वाले इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या होगा, SCO के 25 वर्ष हो गए कंप्लीट, इसी पर होगा। तो SCO के 25 वर्ष एक स्थिर विश्व, विकास और समृद्धि के लिए एक साथ। ठीक, तो ये इसकी थीम रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में 2026 से छात्रवृत्तियों की संख्या दोगुनी की जाएगी और SCO इनोवेटिव PhD प्रोग्राम शुरू होंगे। ठीक, साथ ही अगले 5 वर्षों में 10 लुआन कार्यशालाएं स्थापित की जाएंगी और 10,000 तकनीकी प्रशिक्षण अवसर दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को इतना याद रख लेना है, बाकी ये कुछ नहीं। ठीक, जो बीच में हाईलाइट नहीं किया गया है वो छोड़ दीजिए। सम्मेलन में चीन ने जियाओ नामक ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने AI ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को SCO भविष्य का आधार बनाया है। ठीक, तो आप लोगों को ये याद रख लेना है। इस बार कौन सा रोबोट पेश किया था, चाइना ने ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया था। ठीक, फिर देख लीजिए, अब आ गई है रैंकिंग। तो रैंकिंग में हम लोगों को क्या देखना होता है, रैंकिंग में देखना होता है एक तो कौन सी संस्था द्वारा इसको पेश किया जा रहा है, ठीक, संस्था, उसके बाद कौन सा फर्स्ट देश बना है रैंकिंग में, और भारत की स्थिति क्या है। ठीक, तो इतनी 3 चीजें हम लोगों को हर रैंकिंग में देखनी है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि यहीं की यहीं याद हो जाए। जैसे देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग की बात हो रही है, तो इसको कौन निकालता है, IMD निकालता है। ठीक, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग को निकालता कौन है, IMD। टॉप पर कौन है, यहाँ पर अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है। प्रतिस्पर्धा आप कर रहे हो स्वीट तरीके से, तो आप हो गया यहाँ पर स्विट्जरलैंड टॉप पर। और भारत की स्थिति क्या है, तो ये 41वें स्थान पर है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में 41 पे, पहले कौन से स्थान पर था, 42 पर था, लेकिन अभी 41 पर आ गया। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए लिख कर आ रहा है प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग,
तो देखिए 4 लोगों में अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। भाई इस प्रतिस्पर्धा अकेले से तो होती नहीं, कम से कम 4 लोग तो होने चाहिए और 4 में हर आदमी चाहता है कि मैं फर्स्ट पर आऊँ, तो 41 ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये हो गई प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। फिर इसके बाद इसमें सबसे लास्ट देश कौन-सा है? तो सबसे लास्ट पर आया है 69 पर वेनेजुएला, ठीक? तो इतना लास्ट वाला ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों से पूछ लेगा फर्स्ट पर कौन है? स्विट्ज़रलैंड। भारत की स्थिति कितनी है? 41 और कौन निकालता है इसको? आईएमडी। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। तो ब्रिटिश संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। अब बात कर लेते हैं पासपोर्ट में भैया भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की रैंकिंग है इसमें 77। कैसे याद रखेंगे? पासपोर्ट बनवा के आप कहीं घूमने जाओगे ना, तो घूमने जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, साथ-साथ जाना किसी के, है ना? साथ-साथ। तो 77 है पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक, ठीक? फिर इसमें टॉप पर कौन है? सिंगापुर। भैया कहीं जाओगे पासपोर्ट बनवा के घूमने जाओगे तो सिंगिंग सुनते हुए जाओगे ना, सिंगिंग, तो सिंगापुर सिंगिंग से ले लीजिए। बस इतनी ही 3 चीज़ें याद करते चलिएगा। बाकी लास्ट में इसमें कौन है? पासपोर्ट धारक 5 देश में लास्ट में है अफगानिस्तान, ठीक है? सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट धारक ये 5 देश हैं, इनमें सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान, ठीक? भारत की स्थिति हम लोगों ने देख ली है। अब देख लेते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। स्मार्ट सिटी इंडेक्स क्या है? तो इसको कौन निकालता है? ये भी आईएमडी द्वारा निकाला जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा निकाला जाता है, आईएमडी के द्वारा। नंबर 1 पर कौन है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ज्यूरिख ने, ठीक है? स्मार्ट सिटी की बात हो रही है क्योंकि देश की बात नहीं हो रही, तो देश आता। तो देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख, वो आया है टॉप पर, ठीक? चलिए भाई और चीजें देख लेते हैं। ज्यूरिख तो देख लिया है, टॉप पर आया। भारत का कौन सा सिटी है जो कि टॉप पर आई है? दिल्ली आई है 104वें रैंक पर और मुंबई आई है 106वीं रैंक पर, ठीक? तो ये 2 रैंक आई हैं हमारे भारत की स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, ठीक? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों वाले देश कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, तो ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली करेगी क्या? भाई किसी भी देश की भविष्य को तय करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर कितना ज्ञान लिया गया है, किसी के प्रति कितना कौशल, कितने मतलब मूल्यों का निर्माण किया गया है, वही तो जितनी मजबूत नींव होगी ना, वही तो फिर आगे काम आएगी। तो इस हिसाब से देख लिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली में कौन सा देश आगे है। चलिए देख लेते हैं। 2025 में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। तो नंबर 1 पर कौन चला गया है भैया? यहाँ पर डेनमार्क, ठीक? डीएम साहब चले गए हैं टॉप पर। और भारत की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 54वें स्थान पर, ठीक? तो ये याद रख लेना, भारत की रैंक 54वें स्थान पर रहा है भारत, 54, ठीक? और नंबर 1 पर तो डेनमार्क हो गया, नंबर 2 पर हो गया स्वीडन, और निकालता कौन है इसको? इसने निकाला यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार है ये, ठीक? ये 3 चीजें याद रख लीजिएगा। फिर आ जाइए ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, अभी हाल ही में आई थी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025। तो इसको कौन निकालता है? इसको निकालता है भैया बाजार अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है? इसमें टॉप पर कौन आया है? तो इस इंडेक्स में सिंगापुर ने दुनिया में अग्रणी एआई शहर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भैया सिंगापुर को आप लोग याद रख लेना इसमें एआई सिटी इंडेक्स में, ठीक? और भारत की यदि बात की जाए तो भारत में बेंगलुरु आया है टॉप पर, और वो भी 26वें स्थान पर, है ना? मतलब भारत में टॉप पर आया है और वैसे विश्व में देखा जाए तो 26वें स्थान पर आया है बेंगलुरु, ठीक है? ठीक है, एआई के दौर में इतना ही आ गया, वही काफी है। नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। चलिए देख लिया है। अब देख लेते हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, जो मतलब बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग है ना, मतलब कहाँ पर स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर है, वो देख लेते हैं। तो इसको निकालता कौन है? वैश्विक उच्च शिक्षा सलाहकार क्यूएस निकालता है इसको, ठीक? और भारत से दिल्ली के बाद मुंबई का नाम शामिल किया गया है। और सियोल नंबर 1 पर है। 2026 की रैंकिंग में शीर्ष जो 5 शहर है उसमें सियोल, दक्षिण कोरिया की जो सिटी है ना सियोल, ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटी मानी जाती है, ठीक? बाकी इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पर अपने में कौन सा है? मुंबई का नाम नंबर 1 पर रखा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए एक न्यूज दे रखी है, नेपाल में रूबेला मुक्त घोषित होने वाला नेपाल कौन सा देश बन गया है? 6वां। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। देखिए जो भी हाईलाइट है ना, यहाँ पर वही चीज देखिएगा। अगर आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे ना, पूरा पढ़ने में आपका पूरा समय चला जाएगा, अब इतना समय बचा नहीं है। हाईलाइटेड चीजें देखते चलिएगा, हाईलाइट चीजों से ही पूछ रहा है वो, लगातार हम लोगों ने देखा है, उस पर एनालिसिस किया है। बाकी अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो फिर पढ़ लीजिए, नहीं तो क्लास में आप बार बार क्लास को हेडफोन लगा के सुनते रहोगे तो भी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है?
चलिए देख लेते हैं। नेपाल रूबेला मुक्त होने वाला कौन सा देश बन गया है? 6वां देश बन गया है। किसके द्वारा ये कहा गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा कहा गया है। अब 6 देश कौन कौन से हैं? भूटान है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक DPR है, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्टे। ठीक है ना, याद रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या याद रखना है ना, रूबेला का अगर पूछा जाए तो नेपाल 6वां देश बना हुआ है। न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 का भी ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन भाई इसमें भारत की भी रैंकिंग है तो देखना पड़ेगा हमें। देखिए, ये सुरक्षा किसी शहर में रहने योग्य होने की क्षमता तय करने वाली सबसे अहम कारकों में से एक है। ये न्यू एम्बो जो सेफ्टी इंडेक्स है, वो किसी शहर में आप रह रहे हो तो आपकी कितनी सुरक्षा रखी जाएगी, इस चीज को ये दर्शाता है। इसका इंडेक्स निकाला गया है। ठीक है, तो ये क्राउड सोर्स डेटाबेस न्यू एम्बो द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और भारत वैश्विक स्तर पर इसमें 67वें स्थान पर है। सेफ्टी में कितने में स्थान पर है? 67 पर है। ठीक, ध्यान रख लेना, बस इतनी ही चीज देखनी है। और भारत में भी अगर बात की जाए तो भारत में नंबर 1 पर कौन है? मैंगलोर। ठीक, कर्नाटक का जो शहर है बेंगलुरु, वो नंबर 1 पर है भारत में, अगर आप लोग देखना चाह रहे हो। और दिल्ली, दिल्ली की क्या हालत है? भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया गया है। भैया देख लो दिल्ली वालों, दिल्ली में रह तो रहे हो लेकिन सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है ये। ठीक, कितनी इसकी रैंकिंग रही है भारत में देखा जाए तो 316वीं रैंकिंग रही है। और वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो अबू धाबी लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा है। तो आप लोग चाहो तो अबू धाबी में शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है ना, अबू धाबी संयुक्त राष्ट्र अमीरात। चलिए, सबसे असुरक्षित देशों में देखा जाए तो ये माना गया है हेती को, है ना। अमेरिका आप लोग देख रहे होगे तो अमेरिका से जैसे ही नीचे की ओर जाओगे तो आपको वहां पर एक बहुत छोटा सा देश मिलेगा, हेती, वहां पर देख लीजिएगा। वो सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। और सबसे सुरक्षित देशों में से तो हम लोगों ने देखा ही लिया है, कौन सा है? UAE। हेती सबसे असुरक्षित में। चलिए देख लेते हैं वैश्विक AI नवाचार सूचकांक 2025। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वही 3 पॉइंट कौन निकालता है, नंबर 1 पर कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है। तो निकालता है इसको 26 जुलाई 2025 को निकाला है लिंकी द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा निकाला गया है। और नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 7th में है, 7वीं रैंक है भारत की। तो देखिए AI और नवाचार के अब भारत साथ चल रहा है ना, साथ चल रहा है ना, तो 7 रैंकिंग रख लेना। AI और नवाचार के साथ चल रहा है कि नहीं? सब लोग अभी AI के थ्रू अपनी फोटो बना रहे हो सजा सजा के कि नहीं? तो वही है, AI और नवाचार साथ में चल रहा है। तो भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी? 7। और अमेरिका नंबर 1 पर है। ठीक है, USA नंबर 1 पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओपन AI का पहला भारतीय कार्यालय कहाँ पर बना है? दिल्ली में। बस इतना ही याद रख लीजिए। देखिए अब ऐसे कैसे याद रखोगे, मान लीजिए दिल्ली में क्या है, ओपन माइंड लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ओपन माइंड, तो उसी से कर लीजिएगा, ओपन माइंड से ओपन AI। ठीक, और AI नंबर पहला कार्यालय कहाँ पर बना है? दिल्ली में बना है। ठीक है, याद हो जाएगा, इतना ही चीज देखनी है, उसमें कुछ खास नहीं है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वीं बैठक हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है 15वीं बैठक? 23 से 31 जुलाई को हुई है जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप लोगों को देश याद रख लेना है, कम से कम देश तो याद होना चाहिए। तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की जो 15वीं बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है इस बार? जिम्बाब्वे। ठीक, और इसमें भारत की तरफ से कौन रहे हैं? हमारे केंद्रीय पर्यावरण परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल रहे हैं। इसका विषय क्या था? 15वें COP का क्या था विषय? था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ठीक, और COP ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की है। ठीक है ना, इतना ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? आप सबसे खास बात यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर मैंने स्टार भी लगा रखा है पहले से ही। कोप 16 की मेजबानी 2028 में कौन सा देश करेगा? तो ये पनामा के द्वारा की जाएगी। देखिए जो अभी कोप हुआ है, जैसे मान लीजिए कोप 15 हुआ है कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। ठीक, उसके बाद पहले एक कोप याद रखिएगा, कोप 14 और कोप 16 भी याद रखिएगा, कोई सा भी वो पूछ सकता है सही मिलान में, है ना। तो कोप 16 2028 में पनामा में रहेगा, है ना। नेपाल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 13वां सदस्य देश बन गया है। ठीक, तो ये देख लेते हैं बिग कैट अलायंस की जो बैठक हुई थी इस बार कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो वो देख लेते हैं। 24 अगस्त 2025 को नेपाल आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, एविसा बोलते हैं इसको, इसमें शामिल हो गया है।
इसका शामिल होने वाला ये 13वां देश बना है। तो कौन कौन से देश इसमें है? नेपाल के शामिल होने के बाद इफ्सा संस्थापक सदस्यों में कुल संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। देखते हैं, भारत, भूटान, कंबोडिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश। तो पहले तो भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत है, भूटान हो गया यहाँ पर, है ना, और बांग्लादेश हो गया, और अभी हाल ही में नेपाल भी हो गया। ठीक, तो अब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम यहाँ पर? आर्मेनिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इक्वाडोर, इथोपिया, इस्वानी, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम। ये इतने देश यहाँ पर शामिल हैं। 9 अप्रैल 2023 की बात करें तो कर्नाटक के मैसूर में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये समारोह किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कब था? 1773 में, है ना, तभी तो इसको 2023 में कितने वर्ष हो गए हैं? 50 वर्ष हो गए हैं। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। कहाँ पर हुआ है ये बैठक? कर्नाटक के मैसूर आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर पर। अब इफ्सा में कौन सी प्रजाति होती है? 7 बड़ी प्रजाति होती है, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 बिल्ली की प्रजातियां होती हैं, ये इफ्सा में शामिल है। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों में अभी यात्रा की है। कौन कौन से? घाना, त्रिनाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा अभी हाल ही में की है। और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी अभी क्या ला रहे हैं? वहां के सर्वोच्च सम्मान लेकर आते हैं, है ना। जिस देश भी जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान लेकर आते हैं, तो वो सर्वोच्च सम्मान हमें याद होना चाहिए। और दूसरा क्या याद होना चाहिए? दूसरा याद होना चाहिए यहाँ पर हमें कि मतलब वहां कौन राष्ट्रपति और कौन प्रधानमंत्री है ना, या फिर मान लीजिए वहां की क्या कैपिटल्स है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मोदी जी कितने तारीख को निकले थे। यहाँ से 2 से 9 जुलाई के बीच ये निकल चुके थे। फिर देख लेते हैं घाना पहुंचे सबसे पहले, है ना। तो घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन द्रामानी महामा। ठीक है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। घाना का राष्ट्रपति कौन है? जॉन द्रामानी महामा। और फिर यहाँ का शिखर सम्मान जो है, सॉरी, सर्वोच्च सम्मान, शिखर सम्मान नहीं, सर्वोच्च सम्मान, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो देखिए, इसमें तो घाना लगा हुआ है, तो याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। बस एक बार जॉन द्रामानी को याद रखिएगा, महाना को। ठीक, फिर है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती कमला प्रसाद विशेषा। तो कैसे याद रखोगे? टोबैगो, तंबाकू खाते हो तो कमला पसंद सबसे ज्यादा खाते हैं ना लोग, कमला पसंद, तो ऐसे ही याद हो गया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं श्रीमती कमला प्रसाद विशेषा है। ठीक, तो ये तो नाम याद हो गया। अब यहाँ का सर्वोच्च सम्मान में देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अब देख लीजिए अर्जेंटीना। अर्जेंट में आप कहाँ जाते हो? किसी से मिलने ही जाते हो ना, मिलने, तो आपको याद हो जाएंगे ये मिलेई, मिलने से हो जाएंगे जैवियर मिलेई। ठीक, अर्जेंट में मिल लीजिए किसी से आप। और यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है तो वो है ब्यूनस आयर्स की कुंजी। तो देखिए ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अर्जेंटीना की कैपिटल्स क्या है? ब्यूनस आयरस। ठीक, ब्यूनस आयरस है, तो उसी के नाम पर ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, ब्यूनस आयर्स की कुंजी। ठीक, अब ब्राजील का देख लीजिए, ब्राजील भी गए थे मोदी जी। तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। सिल्वा तो आप लोगों को पता है ना, सिल्वा तो बहुत टाइम से बने हुए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ब्राजील के ये कौन है? राष्ट्रपति हैं। और यहाँ का देखा जाए तो जो सम्मान है मोदी जी को मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक, तो बस इतना ही याद रख लीजिएगा आप, कुछ ना कुछ एक ग्रैंड कॉलर याद रख लीजिएगा। ग्रैंड कॉलर कहाँ का है? ये है ब्राजील का। ठीक, फिर नामीबिया के नामीबिया में मोदी जी का किसने स्वागत किया था? तो वो किया है विंड हॉक ने उनका स्वागत किया है। और स्वागत के अलावा यहाँ पर और भी चीजों पर बात हुई है, स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में यहाँ पर बात हुई है। और यूपीआई तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए नामीबिया पहला देश बना है, तो आप लोगों को ये भी याद रखने पड़ेगा। और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्चिक्सचिया मिराबिलिस। तो आप लोगों को ये भी याद रख लेना है। तो ये 5 देश अभी मोदी जी गए थे और 5 के सर्वोच्च सम्मान लिया, और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम लोगों ने जो भी मुख्य थे वो देख लिए। चलिए अब देख लेते हैं ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स का जो भी शिखर सम्मेलन, जो भी ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, सब इस बार कहाँ पर पढ़ा था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। देखिए ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन जो हुआ है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था। 2 दिन तक चला था और इसकी थीम क्या थी? अधिक समावेशी और सतत
शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक, तो ये याद हो जाएगा, अब इतना कि नहीं हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक शासन और शांति और सुरक्षा में सुधार के विषय पर यहाँ पर चर्चा की है। ठीक रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके आतंकवाद पर कई वार्ताएं हुई और इनको ऐसी घटनाएं जो भी हुई इनको बर्दाश्त ना करने की भी बात हुई। फिर देख लीजिए नेक्स्ट ब्रिक्स कहां पर होगा। देखिए इस बार का तो हुआ है कहां पर, इससे पहले हुआ था रूस में, ठीक, और अभी हुआ है ब्राजील में, लेकिन अब आगे आने वाला 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर होगा 2026 का, होगा भारत में। तो इस पर स्टार पहले से ही लगाया, आप एक और लगा लीजिएगा, है ना। ब्रिक्स सम्मेलन 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का होगा भारत में। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर संघर्ष विराम हो गया है। देखिए थाईलैंड और कंबोडिया आप लोगों को दिख रहा होगा, थाईलैंड और कंबोडिया में अभी युद्ध छिड़ गया था एक मंदिर को लेके। ठीक, प्री बिहियर का मंदिर है, प्री बिहियर का मंदिर शिव जी का मंदिर था। वो एक्चुअली जब 1962 में वो कंबोडिया को सौंपा गया था, लेकिन वहां पर थाईलैंड के सैनिक आसपास रहते थे और कंबोडिया के एक सैनिक को मार दिया था, गोली लग गई थी वहां पर, तो मरने से फिर स्थिति बिगड़ गई थी और दोनों में युद्ध हो गया था। तो वो अभी हाल ही में युद्ध विराम करवा दिया है मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अनवर इब्राहिम ने युद्ध विराम करवा दिया है, तो ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा। ठीक, फिर अनुतिन चारनबेलाकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, चारनबेलाकुल, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है उसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी की ब्रिटेन यात्रा रही थी, कब रही थी, अभी गए थे 23 जुलाई और 2025 को। मोदी जी तो जाते ही रहते हैं, है ना, तो वहां गए थे, तो क्या किया वहां पर, प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में इंडिया यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते पर बात हुई है। जो आर्थिक व्यापार की ही बात होती है सबसे पहले, और इस वाणिज्य और इस पर भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व यूके के ओर से समकक्ष ने बहुप्रत्यक्षिक हस्ताक्षर भी इस पर किए हैं। यहाँ के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, तो उन लोगों ने भी कर दिए। चलिए, भारत और यूके विजन 2035 पर दोनों पक्षों में स्वीकार किया है। इसमें क्या होगी, रणनीतिक साझेदारी पर बात की जाएगी, भारत यूके विजन 2035। ठीक, भारत यूके विजन 2035 रक्षा, औद्योगिक रोड मैप, प्रौद्योगिकी व सुरक्षा पहल पर वक्तव्य और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, भारत व यूके की आपराधिक एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन वैसे यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा, वो मेंस के हिसाब से है, बस आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा कि मोदी जी कब गए थे, कहीं बाई चांस तारीख पूछ ले, है ना, 23 से 24 जुलाई 2025 को गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की मालदीव यात्रा रही है, तो मालदीव की यात्रा रही है कब, 25 और 26 जुलाई 2025 को। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, वहां के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू हैं वो। ठीक, मालदीव मा, मालदीव मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद। ठीक, समझ जाइएगा। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो अभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से देश ने अभी हाल ही में मोदी जी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया था, तो वो बुलाया जुलाई में, किस मोदी जी को बुलाया है, किसने, मालदीव ने। ठीक, इतना ही याद रखिएगा, इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी चीजें। दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की है। वन फ्री जोन पासपोर्ट इस आवश्यकता को समाप्त करेगा, कौन सा, पहले कंपनियों को हर फ्री जोन में काम करने के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, एक ही लाइसेंस आपको लेना है, वन फ्री जोन पासपोर्ट। ठीक है, तो इसी से काम हो जाएगा, इतना याद रख लेना। आपसे पूछ लिया जाएगा सीधा कि वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो आपको कर देना है दुबई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोल्डोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है। तो भैया 107वां सदस्य देश तो ये है। इससे पहले हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स की थी उसमें 106वां सदस्य देश बना था। अगर आप में से जिसको पता हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया ये सबसे पहले, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब नहीं देखा जाएगा। ठीक है, मम्मी पापा का भले ही वो अकाउंट देख लें, बट अपना पर्सनल नहीं देखा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल इपेक्स 2030 पहल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की है ये, WHO की। तो इसमें क्या है, लक्ष्य यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक सभी को सस्ती नेत्र देखभाल सेवाओं का लाभ पहुंच सके। ठीक है ना, नेत्र देखिए आजकल क्या है, बहुत जल्दी आंखें खराब हो रही है लोगों की, तो 2030 तक ग्लोबल स्पेक्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लोबल स्पेक्स के चलते क्या देखा जाएगा, तो वो सस्ती जो नेत्र देखभाल सेवा है
उसकी प्राप्त सब तक पहुंच सके, क्योंकि आंखें खराब हो रही हैं बहुत जल्दी आप लोगों की, मोबाइल स्क्रीन ये सब। तो इससे बचाव के लिए ही है ये ग्लोबल स्पेक्स, WHO ने इसको पहल को चालू किया है। ठीक, 11,000 की जनसंख्या वाले तुवालू का ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक देश मिलेगा तुवालू, जैसे आप लोग देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया है ना, यही है ना, इसी टाइप का ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक तुवालू देश। तुवालू देश का स्थानांतरण अभी हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पॉलिनेशियाई देशों में आता है, और तुवालू की कैपिटल क्या है, फुनाफुटी है। अब भाई ये हो क्यों रहा है, ये 1978 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता इसने प्राप्त की थी 1978 में, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरण क्यों कर रहा है, तो समुद्री जल जो है ना, समुद्री स्तर बढ़ रहा है, तो बढ़ने से उसका डूबने का खतरा बढ़ गया है, इस चक्कर में वो ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरण कर रहे हैं। और यदि अगर समुद्री स्तर नीचे जाएगा, समुद्र जल स्तर, तो वो फिर वापस भी चले जाएंगे, ऐसा समझौता हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध जैसी स्थिति छिड़ गई थी, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने मध्यस्थता करके दोनों की दुश्मनी समाप्त की है, और दोनों ने अभी हाथ मिलाया है। देखिए, अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पासनियन, इन दोनों ने अभी हाल ही में हाथ मिला के समझौता खत्म, मतलब शांति चालू की है। ठीक, विश्व सतत विकास रैंकिंग 2025, तो जो सतत विकास रैंकिंग है कौन निकालता है इसको, इसको निकालता है STR, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है ना, वो निकालता है विश्व सतत विकास रैंकिंग को। ठीक है, तो ये कौन सी रिपोर्ट है, ये 10वीं रिपोर्ट है, लेकिन भारत का इसमें कौन सा स्थान है ये हम लोगों को देखना है, 99वां स्थान है। ठीक है, सतत विकास रैंकिंग में भारत का स्थान है 99वां। ठीक, ये याद रख ली ना। और नंबर 1 पर कौन है इस पर, तो नंबर टॉप पर आया है फिनलैंड। ठीक, अगर सतत विकास चलेगा तो वैसे ही आपको फन करने में मजा आता रहेगा। और दूसरा लास्ट पर है दक्षिण सूडान 167वें स्थान पर, और भारत की स्थिति क्या है, भारत है 99वें स्थान पर। ठीक, याद रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025। तो ये 17 जून 2025 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स निकाला है, EIU ने। ठीक, आप लोगों को EIU याद रख लेना है, जिसमें कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में रैंकिंग प्रदान की है। तो EIU ने जो रैंकिंग निकाली है लाइबिलिटी इंडेक्स की, उसमें नंबर 1 पर कौन है, डेनमार्क का जो शहर है कोपेनहेगन, वो सबसे दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। तो चली जाइए आप लोग, कोपेनहेगन चले जाइए, है ना। और इसमें देखा जाए तो भारत की क्या स्थिति है, भारत की तो कोई स्थिति दिख ही नहीं रही है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है, तो नीदरलैंड के हैग में हुआ है 34वां नाटो। तो नाटो का पूरा फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सम्मेलन आपसे पूछ ले तो कहां पर हुआ है इस बार का, नीदरलैंड के हैग में, बस इतना ही याद रखिएगा। और 2026 का जो आने वाला नाटो का अगला शिखर सम्मेलन होगा, वो कहां पर होगा, तुर्की में होगा, तुर्की में प्रस्तावित है वो। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो इसको कौन निकालता है, पीस निकल, शांति की पीस की बात हो रही है ना, तो IEP निकालता है इसको, क्या, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक, और इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग इसमें 115 है। ठीक, 115 है, और नंबर 1 पर कौन है, आइसलैंड। तो देखिए शांति चाहिए आपको, अगर आप कहीं से आए हो अचानक और शांति चाहिए, तो बर्फ पानी मिल जाए या बर्फ मिल जाए, है ना, तो आप ठंडे हो जाओगे, शांति, शांति से याद रख लीजिएगा। ठीक, भारत की रैंकिंग कितनी है, 115 देख लिया हम लोगों ने। फिर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन निकालता है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको निकालता है। और भारत की रैंक इसमें क्या है, 71। तो देखिए संक्रमण फैलने का जो कह सकते हैं कि लोगों में संक्रमण फैलने लगता है कब, 70 के बाद से, है ना, बूढ़े होने पर। तो इसको 70 + 1 कर दीजिए, 71 है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की रैंकिंग। और इसमें टॉप पर कौन है, स्वीडन है। ठीक है, कोई भी संक्रमण फैलेगा तो स्वेलिंग आ जाएगी ना, तो स्वीडन याद रख लीजिएगा उससे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भारत का IIT दिल्ली 123वीं रैंकिंग पर शीर्ष पर बना है, बताइए 123वां स्थान वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 123वें स्थान पर आया है IIT दिल्ली। ठीक,
अब भारत इसी सूची में अमेरिका, यूके और चाइना के बाद कौन से स्थान पर हो गया है? चौथे स्थान पर। देखिए सबसे टॉप पर है यूएसए, फिर है यूके, फिर चाइना और टॉप चौथे पर हो गया है भारत। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिल्ली आईआईटी की रैंकिंग कितनी है? 123वीं। और नंबर एक पर कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 में कौन है? तो ये किसके द्वारा निकाली जाती है? तो देखिए ये निकाली जाती है न्यूज वीक ऑफ स्टेटिस्टिका द्वारा। ठीक, ऐसी रैंकिंग आजकल पूछने लगा है नए नए तरीके की, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते इनको। वैसे तो मन ये था कि छोड़ दिया जाए, लेकिन पूछ रहा है तो फिर करना पड़ेगा, है ना। तो वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 रैंकिंग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स नई दिल्ली विश्व का 97वें स्थान पर प्राप्त हुआ है ये। ठीक, तो इतना ही हम लोगों को याद रखना है। इसमें हमारे एक ही आया है नंबर अच्छे, जिसके कौन सा 97वें स्थान पर आया है एम्स दिल्ली। परमाणु शस्त्रागार पर सिपरी रिपोर्ट 2024 आई है, तो ये कौन निकालता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या कितनी कर ली है? अब 180। अब भारत में जो परमाणु हथियार हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 180 हो गए हैं। तो ये याद रखना है। नंबर एक पर कौन है? अमेरिका, फिर रूस है, फिर यूके, फ्रांस, चीन, उसके बाद 6वें स्थान पर है हमारा भारत। G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन 2025 स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक, तो 125 जो 2025 का G7 51वां शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये हम लोगों को से पूछ सकता है। तो 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित कनानास्किक वांस में आयोजित हुआ है। तो आप लोगों को कनाडा याद रखना है, ये है ना, कनाडा में रखा है। इसकी मेजबानी किसने की है? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की है। देखिए कनाडा कार्नी, है ना, कान से कान मिला दीजिएगा। तो 51वां शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ है, तो इस बार का 51वां शिखर सम्मेलन हुआ है कनाडा में। ठीक, और इसकी मेजबानी किसने की है? वहां के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने। ठीक, इसका अगर बात करें इसके विषय की, तो विषय क्या था इसका? समुदायों और विश्व सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, डिजिटल परिवर्तन को तेज करना और भविष्य के लिए रणनीतिक साझेदारियों को सुरक्षित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य विषय था। साझेदारी देशों की बात करें तो इस बार साझेदारी देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन, ये देश शामिल हुए थे साझेदारी देशों में। ठीक, ये हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी देखे थे, मोदी जी 5 देशों में गए थे। अब ये और देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। साइप्रस है, कनाडा है और क्रोएशिया है। तो साइप्रस गए हैं ये। सबसे पहले तो साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। ठीक, तो साइप्रस, निकोस। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी लेकर आए हैं, जिस देश में जाते हैं आजकल लेकर ही आ रहे हैं। तो हमारी ये है जिम्मेवारी कि ये नागरिक सम्मान है जो कुछ ना कुछ कीवर्ड बना लीजिए कि कोई सा भी मिलान करने के लिए आ जाए, तो याद रहना चाहिए। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस। ठीक, माकारियोस थर्ड के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा। साइप्रस का ये सर्वोच्च सम्मान जो कि मोदी जी को मिला है। ठीक, फिर गए क्रोएशिया। क्रोएशिया में प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच है वहां के। ठीक, क्रोएशिया, आंद्रेस प्लेंकोविच। और राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलानोविक। इनसे मोदी जी की मुलाकात हुई और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान लेकर नहीं आए क्या? सर्वोच्च सम्मान भी तो लेकर आना चाहिए था। चलिए यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया नहीं है, बच गए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं वोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। तो ये वोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर होगा? सीधी सी बात है, जब वोन लिखा ही हुआ है आगे, तो ये जर्मनी के वोन शहर में हुआ है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क जो UNFCCC होता है ना, इसके बाद ये आदिवासी नेता और नागरिक समाज के सदस्य में ये सब शामिल हुए हैं। 5000 से अधिक प्रतिभागी और सरकार के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। यह सम्मेलन कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जलवायु मंच माना जाता है ये वाला। ठीक है, कौन सा? बोन शहर में जो हुआ है UNFCCC के तहत। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए COP 30। ठीक, ये देख लीजिएगा आप। सबसे पहले तो देखिएगा COP 29 और COP 30, ये 2 COP आपको याद होना चाहिए मुंह जबानी, जिससे क्या रहेगा कि सही मिलाने के लिए वो पूछ सकता है। तो COP 30 इस बार का कहाँ पर होगा? ब्राजील के अमेजोन क्षेत्र के बेलेम शहर में, है ना। अमेजोन जंगल आप लोगों ने पढ़े हैं ना, वहीं पर एक बेलेम शहर है, रबड़ के लिए ये फेमस है, रबर के लिए। ठीक, आप लोग पढ़ते होंगे ना कौन सा शहर किस लिए फेमस है, तो बेलेम शहर जो है वो रबर के लिए फेमस है।
वहीं पर होगा COP30। ठीक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होता है ये। ठीक है। इसमें नंबर 1 पर कौन आया है? आइसलैंड आया है इस पर नंबर टॉप पर। और भारत की स्थिति 131 में रही है ग्लोबल जेंडर गैप में। ठीक। पहले ऐसे लिख दीजिएगा 113 का गैप कर दीजिएगा। ठीक। तो ये हो गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 141 में। और सबसे लास्ट में रहा है 148 पर पाकिस्तान। ठीक। सबसे लास्ट वाला पूछता नहीं है, फर्स्ट वाला पूछ लेता है, जैसे आइसलैंड रहा है और भारत की रैंकिंग पूछ लेगा 131 भी रही है। और कौन निकालता है इसको? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश बन गया है। देखिए मत्स्य पालन, मत्स्य पर बढ़ावा चल रहा है अभी, मत्स्य पालन पर कहा जा सके तो नीली क्रांति पर अभी बढ़ावा होने की बात करी तो निकारागुआ ने 101वां देश बन गया है जो कि इस सब्सिडी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, स्वीकार कर लिया है। तो ये किसके द्वारा किया है? विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का औपचारिक रूप से वो 101वां सदस्य बन गया है। कौन? निकारागुआ। यूनेस्को के 16 नए वैश्विक भू पार्कों की घोषणा की गई है। कब की गई है? 17 अप्रैल 2025 को। तो अगर बात करें कुल संख्या की तो 50 देशों में ये 229 पार्क हो गए हैं, भू पार्क टोटल। ठीक। ये हैं 16 पार्क जो कि इस बार शामिल हुए हैं। एशिया के भी हुए हैं, यूरोप के भी हुए हैं और मध्य पूर्व के भी हुए हैं। तो इतने आप लोगों को ध्यान रखना है, संख्या सिर्फ याद रख लेना। टोटल हो गई है 50 देशों में 229 और इस बार कितने जोड़े गए हैं? 16 जोड़े गए हैं। ठीक। ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट 2025, ये क्या है? डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन की बात हो रही है। तो ये इलिनॉइस अमेरिका आधारित कुशमैन एंड बेल्फिक ने ग्लोबल डेटा सेंटर कंपैरिजन रिपोर्ट जारी की। तो आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने इसको निकाला है। ठीक है। फिर जिसमें 97 वैश्विक बाजारों को शामिल किया गया है। भारतीय शहर मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया है, बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। और वहीं एशिया में अगर बात की जाए तो एशिया में मुंबई का टॉप पर स्थान रहा है, पहला स्थान रहा है किसमें? डेटा सेंटर क्षमता मामले में। ठीक। ये याद रख लेना कहीं आ जाए तो। नंबर 1 पर रहा है वर्जीनिया अमेरिका का और नंबर 6 पर रहा है भारत का मुंबई। ठीक। बस इतना ही याद रखना है। भारत के पुणे और बेंगलुरु एशिया प्रशांत में उभरते डेटा सेंटर बाजारों में चौथे और 5वें स्थान पर है। एशिया में अगर बात करें तो पुणे चौथे पर है और बेंगलुरु 5वें स्थान पर है। ठीक है। तो ये हो गई है आज की कहानी सारी की सारी समाप्त। और कल एक क्लास और आएगी तो उसमें भी हम लोगों का जो अंतरराष्ट्रीय वाले घटनाक्रम है कल और देख ली जाएंगी और ये क्लास समाप्त कर दी जाएगी। और ये जो हाईलाइटेड PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।